हेलो दोस्तों, यारों कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कहानी सही तरीके से जुड़ी रहे। अगर ये एपिसोड आपको सच में पसंद आए और लगे कि कहानी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना और बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुनाडे ने सास्के और ककाशी को पूरी तरह ठीक कर दिया। एल्डर्स और सुनाडे की वोटिंग से नारुतो को चोनिन बना दिया गया, लेकिन ताकत के लालच में सास्के साउंड 4 निंजा के साथ चला जाता है। सास्के को वापस लाने के लिए एक एलीट जेनिन टीम बनती है जिसमें नारुतो, नेजी, किबा, चोजी और शिकामारू होते हैं। रास्ते में टीम का सामना साउंड 4 से हो जाता है। प्लान बनता है कि नारुतो साउंड 4 निंजा को अकेले रोकेगा और बाकी लोग बैरल के अंदर बंद सास्के को लेकर आगे निकल जाएंगे। नारुतो अकेले ही साउंड 4 निंजा से डिशुम करता है और उन्हें हरा देता है। नेजी और चोजी मदद के लिए आते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद तीनों आगे बढ़ जाते हैं शिकामारू और किबा की तरफ, जो सास्के वाला बैरल संभाल रहे थे। और इसी के साथ अगला एपिसोड शुरू होता है। कुछ देर बाद लग रहा है हम उनके काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही है। सास्के यहाँ नहीं है। नारुतो ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा। जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, सामने का नजारा किसी भीषण लड़ाई के बाद का था। जमीन पर शिकामारू और किबा साथ में अकामारू बुरी तरह घायल हालत में पड़े थे। जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हुए नारुतो, नेजी और चोजी ने देखा कि वे होश में तो थे लेकिन गहरी चोटों से जूझ रहे थे। नारुतो, सास्के, वो आदमी बैरल लेकर चला गया। हमने रोकने की कोशिश की लेकिन किबा ने टूटती सांसों में कहा, पता है वो कौन था? नारुतो ने तुरंत पूछा। नहीं, लेकिन वो बहुत ही फीका, बीटीएस जैसे पतला लड़का था, सफेद बाल और आंखों के नीचे लाल निशान। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। नारुतो, किबा ने मुश्किल से कहा। अभी सब खत्म नहीं हुआ, नारुतो ने दृढ़ स्वर में कहा। उसने नेजी और चोजी की ओर देखा। ये दोनों काफी बुरी तरह घायल हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। तुम लोग इन्हें वापस कोनोहा ले जाओ, इलाज जरूरी है, उसने सुझाव दिया। और तुम? चोजी ने पूछा। मैं सील के जरिए सास्के को फिर से ट्रैक कर लूंगा, नारुतो ने भरोसा दिलाया। चोजी ने किबा और अकामारू को संभाला जबकि नेजी ने शिकामारू को उठाया। वे सब वहां से कोनोहा की तरफ लौट गए और नारुतो अकेले सास्के के निशान का पीछा करने निकल पड़ा। जो भी ये आदमी है, मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने का पछतावा उसे जरूर होगा, नारुतो ने मन ही मन ठान लिया। आखिरकार नारुतो एक खुले मैदान में पहुंचा। दूर उसे एक आदमी दिखा जो अपनी पीठ पर बैरल उठाए हुए था। तुम वहीं रुक जाओ, नारुतो ने आवाज लगाई। आदमी रुक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। जैसा किबा ने बताया था, फीकी त्वचा, सफेद बाल और लाल निशान। नारुतो ने मन ही मन सोचा, तुम साउंड निंजा नहीं लगते हो। कौन? नारुतो ने पूछा। शरीर सतर्क हो चुका था, अगली लड़ाई के लिए तैयार। किमिमारो ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत स्वर में बोला, मुझे लॉर्ड ओरोचिमारू ने आदेश दिया है सास्के को सुरक्षित पहुंचाने का। सास्के कहीं नहीं जा रहा, वो मेरे साथ वापस गांव लौटेगा, नारुतो ने तुरंत जवाब दिया। किमिमारो हल्का सा हंसा। तुम सच में सोचते हो कि मुझे रोक सकते हो? उसने कहा। आवाज में साफ श्रेष्ठता झलक रही थी। नारुतो ने हल्की अकड़ भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं, मैं जानता हूँ। इतना कहते ही किमिमारो ने बैरल को एक तरफ फेंक दिया और सीधे नारुतो पर झपटा। उसने अपने शरीर से तेजी से एक हड्डी निकाली, उसे ब्लेड का रूप दिया और नारुतो पर वार कर दिया। नारुतो फुर्ती से हमले से बच गया और तुरंत पलटवार करते हुए एक तेज मुक्का मारा जिसने किमिमारो को पीछे धकेल दिया। मुझे लगा तुम इसमें काफी अच्छे हो, उसने हल्के तंज के साथ कहा। किमिमारो तुरंत संभल गया और फिर से उसकी ओर दौड़ा। इस बार उसने अपने शरीर से कई और हड्डियां निकाली जिन्हें लंबी और घातक स्पीयर्स का रूप दे दिया। हड्डियों की बरसात जैसे हमलों से नारुतो लगातार बचता रहा। उसकी हरकतें मैदान में तूफान जैसी तेज और लचीली थीं। इससे बेहतर करना पड़ेगा, उसने हल्की मस्ती भरे अंदाज में आवाज लगाई। किमिमारो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसके हमले पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए। उसने हड्डियों के कई तेज स्पाइक्स नारुतो की तरफ दागे, लेकिन नारुतो हर बार बच निकला। उसकी चालें इतनी तेज और अनप्रेडिक्टेबल थीं कि एक भी वार उस तक नहीं पहुंच पाया। तुम तेज हो, किमिमारो ने स्वीकार किया। उसकी आवाज में हल्का सा हैरानी का भाव था। सिर्फ तेज ही नहीं, ताकतवर भी हूँ, नारुतो ने जवाब दिया और एक जोरदार किक सीधे किमिमारो के सीने पर मारी जिससे वह पीछे जा गिरा। किमिमारो तुरंत संभल गया और फिर से झपट पड़ा। वह लगातार हमले करता रहा लेकिन नारुतो हर बार बच निकलता। उसकी हरकतें इतनी स्मूथ और एलिगेंट थीं। उसी दौरान जो बैरल किमिमारो उठाकर चल रहा था वह अचानक हिलने लगा। कुछ ही पलों बाद
सास्के उसमें से बाहर निकला और हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजर नारुतो और किमिमारो की लड़ाई पर पड़ी और उसने चुपचाप वहां से निकल जाने का फैसला किया। मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा, नारुतो ने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे ही वह अगला कदम उठाने वाला था, उसकी नजर किनारे से चुपके से जाते हुए सास्के पर पड़ी। सास्के! वह जोर से चिल्लाया। एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। मुझे सास्के तक पहुंचना है, लेकिन ये बिना लड़ाई के मुझे जाने नहीं देगा। क्या झंझट है, उसने मन ही मन सोचा। उसने एक नजर सास्के पर डाली, जो अब काफी दूर निकल चुका था। इतनी मुश्किलों के बाद वो उसे यूं हाथ से जाने नहीं दे सकता था। नारुतो, ध्यान दो, किमिमारो की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। जैसे ही सफेद बालों वाला निंजा फिर से उसकी तरफ झपटा, बोन सोर्ड वॉर के लिए तैयार थी। उसके हमलों से बचते हुए नारुतो ने जल्दी से प्लान बनाना शुरू किया। मुझे सास्के तक पहुंचना है, लेकिन ये बोनहेड मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसी वक्त दूर एक रोशनी नजर आई। नारुतो, इसे मुझ पर छोड़ दो। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि रॉक ली की थी। नारुतो ने मुड़कर देखा। ली पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता आ रहा था। ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सिचुएशन के बारे में नेजी से पता चला। उसने कहा, तुम्हें शायद मदद की जरूरत पड़े। ली ने समझाया, लेकिन तुम्हारी इंजरीज। नारुतो बोलते बोलते रुक गया। मैं लड़ने के लिए काफी हद तक रिकवर कर चुका हूँ, और वैसे भी मैं यूं खड़े होकर कुछ न करता रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, रॉकली ने दृढ़ आवाज में कहा। नारुतो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऑल राइट ली, इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे सास्के तक पहुंचना है। इतना कहकर नारुतो उसी दिशा में तेजी से निकल पड़ा जिधर सास्के गया था, और पीछे किमिमारो को एक बेहद उत्साहित रॉक ली के सामने छोड़ गया। नारुतो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, ली ने चिल्लाते हुए कहा, और पूरी रफ्तार से किमिमारो की तरफ बढ़ गया, उस खतरनाक विरोधी का सामना करने के लिए तैयार। अब रॉक ली का सामना किमिमारो से था, जबकि नारुतो लगातार सास्के का पीछा करता रहा। कुछ समय बाद दोनों एक घाटी में आमने सामने खड़े थे। घाटी के बिल्कुल ऑपोजिट किनारों पर। यहाँ मिलेगा, सोचा नहीं था, लगा था फिर से भाग जाएगा। सामने खड़ा देख के सच में सरप्राइज हो गया। मैं यहाँ खेल खेलने नहीं आया, नारुतो, सास्के ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। नारुतो हल्के से हंस पड़ा। और मैं सोच रहा था हम लुका छिपी खेल रहे हैं। सास्के की आंखें सिकुड़ गईं। बस कर अपने जोक्स, नारुतो। अरे थोड़ा ठंड रख सास्के, इतनी छोटी उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं। बीपी ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो लड़ने से पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसके इस बेफिक्र अंदाज के बावजूद आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। सास्के ये सब क्यों कर रहा है? गांव छोड़कर आखिर पाना क्या चाहता है? कुछ पल तक सास्के चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ये सब उस ताकत के लिए कर रहा हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। ऐसी ताकत जो मुझे अपने मकसद तक पहुंचा सके। क्या तुम्हें पता है मैं क्या देखता हूँ? सास्के पूछता है। मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास हर कोई नई तकनीकें और नई पावर्स हासिल कर रहे हैं, और मैं तो बस साकुरा की तरह ट्रैश बनता जा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बनने के बजाय पीछे ही रह गया हूँ। नारुतो चुपचाप सुनता रहता है। सास्के आगे कहता है, तू फ्लाइंग थंडर गॉड से अब टेलीपोर्ट कर सकता है। नारुतो, तू अपने आसपास की जगह को मनचाहे तरीके से मोड़ सकता है। तुझे लगता है कि तुझे कोई छू भी नहीं सकता, और अब तक कोई छू भी नहीं पाया, और अब तो तूने इसे एक अटैक में बदलना भी सीख लिया है। काश मेरे पास भी ऐसी ताकत होती, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं तेरी तरह जन्म से खास नहीं हूँ। मुझे अपनी ताकत के लिए सड़क के आवारा कुत्ते की तरह लड़ना पड़ता है, और अगर यही रास्ता है तो मैं यही करूंगा। मैं ओरोचिमारू के पास जा रहा हूँ। मैं उससे वो ताकत लूंगा जो मेरी है, और फिर उसी ताकत से उसे मार दूंगा। नारुतो की नजरें सास्के से एक पल के लिए भी नहीं हटी। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तू ओरोचिमारू का पालतू बन रहा है। बता सास्के, इसमें और किसी के टुकड़ों पर पलने में फर्क ही क्या है? बस कर नारुतो, ये तेरे प्रॉब्लम नहीं है, सास्के ने तीखे स्वर में कहा। वह अपना कर्स मार्क का पहला स्टेज एक्टिवेट करता है। नारुतो, सास्के की आवाज भारी थी। अब मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊंगा। चल सास्के, दिखा कितनी ताकत है तुझमें। नारुतो की आवाज शांत थी, लगभग बेपरवाह। गरजते हुए सास्के नारुतो पर झपटा। कर्स मार्क की ताकत से उसकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन नारुतो ने इन्फिनिटी से उसका हमला वहीं रोक दिया। अगले ही पल नारुतो ने कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू का इस्तेमाल किया, जिससे सास्के सीधा हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता सास्के, तू मुझे ऐसा करने पर मजबूर क्यों कर रहा है? नारुतो ने ठंडे लेकिन भारी आवाज में कहा। मैं तुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहा, सास्के चिल्लाता है। मजबूर तो तू मुझे कर रहा है, वो सब करने के लिए जो मैं करना नहीं चाहता। दोनों की भिड़ंत जारी रहती है। हर बार सास्के पूरी ताकत से हमला करता, लेकिन हर बार इन्फिनिटी को पार करने में नाकाम रहता, जैसे नारुतो तक पहुंचना ही नामुमकिन हो। आखिरकार उसने करस मार्क का सेकंड स्टेज एक्टिवेट कर लिया। उसका रूप और भी डरावना, लगभग मॉन्स्टरस हो चुका था। वह फिर से झपटा, लगातार हमले करता हुआ, लेकिन नारुतो ने लिमिटलेस के साथ
हर वार को आसानी से ब्लॉक कर दिया, मानो ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो लड़ नहीं रहा था, बस खेल रहा था। बस इतनी ही पावर है सास्के, उसने हल्के चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। झुंझलाहट में सास्के गुर्राया और लगातार हमलों की बारिश कर दी, लेकिन नारुतो हर वार को बेहद आसानी से बचता रहा, जैसे उससे पहले से सब पता हो। अगले ही पल नारुतो ने कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड एक्टिवेट किया। उसके हाथ में लाल कर्स एनर्जी इकट्ठा होने लगी, धीरे धीरे सिमटकर एक चमकती हुई एनर्जी बॉल का रूप ले लिया। उसने उस एनर्जी को काबू में रखते हुए उसकी इंटेंसिटी जानबूझकर कम रखी ताकि सास्के को ज्यादा चोट ना पहुंचे। फिर उसने रेड को उसकी तरफ छोड़ दिया। जैसे ही वो टकराया, जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स पैदा हुआ। तेज फोर्स सीधा सास्के से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह पीछे उछलता हुआ घाटी की दीवार से जा टकराया। वह खड़ा हो पाता उससे पहले ही नारुतो उसके सामने प्रकट हो गया। हाथ में चक्रा चमक रहा था। सास्के आवाज धीमी थी लेकिन इरादा साफ। तू सच में बेवकूफ है। अगर अपनी मर्जी से वापस नहीं आया तो घसीट कर ले जाऊंगा। मैंने तुझे वापस लाने का वादा किया है, लेकिन ये वादा नहीं किया था कि तुझे सही सलामत ही लाऊंगा। किसी तरह सास्के दोबारा खड़ा हुआ, लेकिन प्रतिक्रिया करने से पहले ही नारुतो ने फिर हमला किया। रासेंगन! घूमती हुई चक्रा एनर्जी सीधा उसके पेट में जा धंसी। झटका इतना भारी था कि वह वहीं गिर पड़ा। उसी जगह दूसरी बार टकराते हुए जमीन पर धंस गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ देने से इनकार कर दिया। नजर धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में सास्के बेहोशी में डूब गया। सास्के का शरीर जमीन पर ढह गया। उसे गिरता देख नारुतो ने धीमी सांस छोड़ी। राहत और दर्द दोनों एक साथ उसके चेहरे पर साफ थे। भारी कदमों से वह उसके पास पहुंचा। माफ करना सास्के, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। तुझे रोकना जरूरी था। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, गिरे हुए शरीर के पास। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और तभी हल्की बारिश शुरू हो गई, मानो आसमान भी इस पल का बोझ महसूस कर रहा हो। बरसती बूंदें उसके दिल के अंदर के खालीपन को और भारी कर रही थीं। कुछ समय बाद घड़ी आगे बढ़ती रही और काकाशी अपने भरोसेमंद निनकेन पक्कुन के साथ वहां पहुंच गए। आ ही गए काकाशी सेंसे, नारुतो ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। उसने जल्दी से पूरी सिचुएशन समझाई। काकाशी सेंसे, आप सास्के को लेकर निकलो, उसने शांत लेकिन कॉन्फिडेंट लहजे में कहा। मैं रॉकली तक जाता हूँ, जस्ट इन केस। रास्ते में नारुतो अचानक रॉकली से टकरा गया। हैरानी की बात यह थी कि सैंड विलेज के तीनों भाई बहन गारा, कंकुरो और तेमारी भी वहीं मौजूद थे। सैंड के इस ट्रियो ने रॉकली की मदद की थी। कुछ देर सबने आपस में बात की, फिर तीनों भाई बहन अपने विलेज लौटने के लिए निकल गए, जबकि नारुतो और रॉकली कोनोहा की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात काकाशी से हो गई और फिर तीनों साथ में विलेज की ओर बढ़ गए। कोनोहा के गेट्स पर पहुंचते ही वहां साकुरा इंतजार कर रही थी। साथ में नेजी और चोजी भी मौजूद थे। साकुरा काकाशी के साथ सास्के को लेकर सीधे कोनोहा हॉस्पिटल चली गई, जबकि नारुतो मिशन रिपोर्ट देने के लिए सीधा होकागे ऑफिस की ओर बढ़ गया। होकागे ऑफिस में तो वहां 5 साउंड निंजास मौजूद थे। डेस्क के उस पार बैठी त्सुनादे ने पूछा, जब नारुतो उसके सामने खड़ा था। हाँ, 5 थे, नारुतो ने समझाते हुए कहा। उन्होंने सास्के पर किसी तरह का सील लगाया था और ये कर्स मार्क्स इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ा रहे थे। सील? कैसा सील? त्सुनादे ने तुरंत पूछा। आप सास्के से मिलेंगी तो समझ जाएंगी, उसने जवाब दिया। मैंने ऐसे मार्क्स पहले भी देखे हैं, अनको सेंसे पर। उनके पास भी ऐसा ही सील था जो उन्हें ओरोचिमारू ने दिया था। वो ओरोचिमारू? त्सुनादे ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। आवाज में साफ झुंझलाहट थी। सास्के अभी कहाँ है? काकाशी सेंसे उसे हॉस्पिटल ले गए हैं, नारुतो ने कहा। मैं भी यहीं से वहीं जाने वाला था। अगर आप फ्री हो तो आप। वो आगे बोल पाता उससे पहले ही त्सुनादे अपनी सीट से उठ गई। मुझे उस सील मार्क को खुद देखना होगा और सास्के के बारे में कुछ फैसले भी लेने हैं, उसने सख्त स्वर में कहा। होकागे ऑफिस से बाहर निकलते हुए नारुतो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मन में बस एक ही ख्याल था, सास्के अब सच में बड़े खतरे में है। कोनोहा हॉस्पिटल में सास्के आखिरकार होश में आ चुका था। वह हॉस्पिटल बेड पर लेटा छत को घूर रहा था, जबकि उसके पास साकुरा और जिराया खड़े होकर उसकी हालत पर बात कर रहे थे। खबर सुनते ही जिराया विलेज में अपने काम के बीच यहाँ उसे देखने आ गए थे। सुनादे, तुम आ गई, जिराया ने उसे देखते ही कहा। जिराया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनादे ने हल्के आश्चर्य से पूछा। असल में मैं तुमसे मिलने ही जा रहा था, उसने जवाब दिया। लेकिन सास्के की हालत के बारे में सुना तो पहले यहाँ आ गया। सुनादे ने सिर हिलाया और फिर नजर सास्के पर टिक गई। सास्के, मैं विलेज वापस आई, तुम्हारा इलाज किया ताकि तुम ठीक होकर
उसी विलेज के खिलाफ खड़े हो जाओ। उसकी आवाज में साफ गुस्सा था। तो सुनादे, वो अभी बच्चा है, जिराया ने बीच में कहा। इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ ग्रैनी, सुनादे, वो बस अपने मकसद के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। नारुतो ने सास्के की तरफ से कहा, स्ट्रॉन्ग बनने के कई रास्ते होते हैं। सुनादे ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। नजर अब भी सास्के पर टिकी थी। और इसने विलेज के खिलाफ जाने का रास्ता चुना। तुम्हारी उम्र को देखते हुए मैं कोई सख्त सजा नहीं दे रही, लेकिन वह कुछ पल रुकी। जो गलती या कहूं क्राइम तुमने किया है उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। विलेज छोड़कर एक क्रिमिनल के साथ जाने की कोशिश की। शुक्र मनाओ कि इससे ज्यादा कड़ी सजा नहीं दे रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। आज से तुम्हें शिनोबी के पद से हटाया जाता है। यही तुम्हारी सजा होगी। सुनादे की आवाज सख्त और अंतिम थी। उसके शब्दों के साथ ही कमरे की हवा भारी हो गई। तो सुनादे, आप ऐसा नहीं कर सकती। जिराया ने तुरंत विरोध किया। उसका शिनोबी स्टेटस छीन लेना सही नहीं है। सास्के अब भी छोटा है, उससे गलती हुई है, लेकिन हम उसे सही रास्ते पर वापस ला सकते हैं। सुनादे ने तीखे अंदाज में उनकी ओर मुड़कर देखा। चेहरा सख्त था। जिराया, ये उम्र की बात नहीं है, ये लॉयल्टी की बात है। सास्के ने गांव, अपने दोस्तों और हम सबको छोड़ने का फैसला किया, वो भी ओरोचिमारू के लिए। अरे अरे ग्रैनी, तो सुनादे, नारुतो ने हल्के बेफिक्र अंदाज में कहा। थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं हो रही आप? सास्के बस थोड़ा भटक गया है, बस इतना ही। हम अभी भी इसे सही रास्ता दिखा सकते हैं, है ना? सुनादे, जिराया कुछ कहना चाहते थे। जिराया, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सुनादे ने तुरंत काट दिया। इसलिए बीच में मत पड़ो। एक्चुअली है, जिराया ने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा, क्योंकि इसमें मेरा स्टूडेंट शामिल है। उन्होंने नारुतो की तरफ इशारा किया।